तो आज के लेक्चर में हम छिन्नक के आयतन, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन तीनों फ़ॉर्मूलों का डेरिवेशन करेंगे। तो ये डेरिवेशन जो है ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि डेरिवेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप इस लेक्चर को छोड़ना चाहें, स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि ये लेक्चर नहीं देखेंगे तो नंबर कहीं से कम हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा, है ना? ना ही इस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखते हैं कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से आया। अच्छा, मैं आज इसको थोड़ा-सा फ़ास्ट कराऊँगा, स्लो कराऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है ना? थोड़ा-सा आज स्पीड को फ़ास्ट रखेंगे। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हैं कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से आया है, ठीक है? तो जैसे मान लो कि ये शंकु हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो शंकु हो गया तो इसकी अपनी कुछ ऊँचाई होगी, इसकी अपनी कुछ त्रिज्या होगी, अपनी कुछ तिर्क ऊँचाई होगी। तो एक काम करते हैं उनके नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या कहलाती है? शंकु की तिर्क ऊँचाई कहलाती है। तो इसको मैं रिप्रेज़ेंट कर लेता हूँ, मान लो कैपिटल एल से रिप्रेज़ेंट कर लिया। ठीक है? ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। इसको मान लो मैंने R1 से रिप्रेज़ेंट कर लिया। नाम ही तो दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने R1 नाम दे दिया। आप चाहें तो इसको कैपिटल R से भी रिप्रेज़ेंट कर सकते थे, लेकिन मैंने R1 नाम दे दिया क्योंकि जो भी हमने फ़ॉर्मूले किए हैं ना, उसके अंदर R1, R2 यूज़ किया ना, इसलिए मैंने R1 नाम दे दिया। ठीक है? अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या होगी इसकी? ये इसकी ऊँचाई होगी, हाइट होगी, है ना? इसको मैं नाम देता हूँ कैपिटल H। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक काम करता हूँ, ये जो ऊँचाई है ना, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। समझ तो पा रहे हैं ना आप? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊँचाई क्या है? कैपिटल H। बाहर लिख दिया क्योंकि अंदर और भी मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है? मैंने क्या किया, एक शंकु लिया और उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिक ऊँचाई और उसकी ऊँचाई को मैंने नाम दे दिया, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या किया, इस शंकु को बीच में से कहीं पे काट दिया। मान लो यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, बीच में से कहीं से काट दो। मान लो कुछ इस तरीके से मैंने काट दिया बीच में से। काटने के बाद ये कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा। समझ पा रहे हैं? ऊपर तो शंकु बन गया, छोटा शंकु, और नीचे क्या बन गया? छिन्नक बन गया। ना? अब यहाँ पे एक वृत्त बनेगा, अब इसकी भी अपनी त्रिज्या होगी, तो इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से R2, है ना? अब ये क्या है? ये इस छिन्नक की ऊँचाई है, इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल h। ये क्या है? ये इस छिन्नक की त्रिक ऊँचाई है, इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल l। ये बात समझ में आ गई? मैंने सिर्फ़ अभी तक नाम दिए, पहले शंकु का नाम दिया, फिर काटने के बाद जो छिन्नक बना उसका नाम दे दिया, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूँगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अब आप इस छोटे शंकु को देखिए, छोटा जो शंकु था इसको देखिए ध्यान से। इस तरीके का शंकु है ना ये? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली जो इसकी छोटे शंकु की ऊँचाई है, ये कितनी हो जाएगी? हुँ? बताऊँ? ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। क्यों? वो समझो ध्यान से। मैंने पूछा छोटे शंकु की ऊँचाई कितनी होगी? अब छोटे शंकु की ऊँचाई निकालनी है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, इस पूरी ऊँचाई में से, बड़े शंकु की ऊँचाई में से इस छिन्नक की ऊँचाई को माइनस कर दो। बड़े शंकु की ऊँचाई कितनी है? बड़े शंकु की ऊँचाई है कैपिटल H। बड़े से यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊँचाई कितनी मानी थी? कैपिटल H तो मानी थी। तो अगर आपको छोटे शंकु की ऊँचाई निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? बड़े शंकु की ऊँचाई में से, बड़े शंकु की ऊँचाई कितनी है? कैपिटल H, इसमें से जो छिन्नक है, इसकी ऊँचाई को आप माइनस कर दो। अगर आप बड़े शंकु की ऊँचाई में से छिन्नक की ऊँचाई को माइनस कर देते हैं, ऐसे समझो, बड़े शंकु की ऊँचाई में से छिन्नक की ऊँचाई को अगर आपने माइनस कर दिया, तो आपका क्या बचा? आपका सिर्फ़ छोटे शंकु की ऊँचाई बच गई। तो वही मैंने लिखा। इसको मैंने क्या लिख दिया? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ऐसे ही मुझे ये बताओ कि इस छोटे शंकु की तिर्क ऊँचाई क्या हो जाएगी? ये तिर्क ऊँचाई क्या होगी? बताओ शाबाश सोच के। ये वाली लेंथ। बिल्कुल सेम कांसेप्ट के साथ। आप कह सकते हो कि अगर मुझे छोटे शंकु की त्रिक ऊँचाई निकालनी है, तो बड़े शंकु की त्रिक ऊँचाई में से, बड़े शंकु की त्रिक ऊँचाई में से अगर मैं छिन्नक की त्रिक ऊँचाई को माइनस कर दूँ, समझे? बड़े शंकु की त्रिक ऊँचाई ये हो गई, इसमें से अगर मैं छिन्नक की त्रिक ऊँचाई को माइनस कर दूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा। बड़े शंकु की त्रिक ऊँचाई में से छिन्नक की त्रिक ऊँचाई को माइनस कर दें, तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल L माइनस स्मॉल l, है ना? अभी तक हमने क्या किया? सिर्फ़ नाम दिए सबके। है ना? बड़े शंकु की ऊँचाई के भी नाम दिए, छोटे शंकु की ऊँचाई के भी नाम दिए और छिन्नक की ऊँचाई के भी नाम दिए। ऐसे ही तिर्क ऊँचाई के नाम दिए, ऐसे ही त्रिज्या के नाम दिए। है ना? नाम पूरा हो गया? अच्छा जी, अब देखिए आप दोनों त्रिभुजों पर। एक तो आप इस पर फ़ोकस कीजिए, इस छोटे त्रिभुज पे, और एक आप फ़ोकस कीजिए इस पूरे बड़े त्रिभुज पे। इन दोनों त्रिभुजों पे फ़ोकस कीजिए।
कौन कौन से त्रिभुज का है वापस बताता हूँ। एक तो इस पूरे बड़े त्रिभुज पे फोकस करिए, पूरा जो बड़ा त्रिभुज है, और एक आप फोकस कीजिए इस छोटे त्रिभुज पे। आप पाएंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से? एक ये जो छोटा त्रिभुज है ये, और कौन सा? ये जो पूरा बड़ा त्रिभुज है ये। छोटा त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं। कैसे समरूप है उसको समझ लो, ध्यान से समझना। ये एंगल 90 का होगा क्योंकि ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा 90 पे बनेगी। ऐसे ये एंगल भी 90 का होगा क्योंकि ये भी ऊंचाई है। ये एंगल 90 के हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल इस छोटे त्रिभुज में भी है और इस बड़ी त्रिभुज में भी है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये जो छोटा त्रिभुज है, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ये जो छोटा त्रिभुज है ये समरूप है किसके? इस पूरे बड़े त्रिभुज के। सुनना की एक काम करता हूं, इनको मैं नाम लिख लेता हूं। जैसे इसका नाम मैंने लिख लिया ए बी सी डी ई। ये नाम बाद में मिटा दूंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे खिचड़ी टाइप का बन जाएगा। त्रिभुज ए बी सी, जो ये त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पूरी बड़ी त्रिभुज के ए डी ई के। ए डी ई के कैसे समरूप हो गया? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर था, ये एंगल दोनों में कॉमन था। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी हमने पढ़ी थी चैप्टर 6 में। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, छोटे त्रिभुज और पूरी बड़ी त्रिभुज समरूप है। तो मैंने वो बात लिख दी। अच्छा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है ना, इनका रेशियो बराबर हो जाता है। एंड मैं कह सकता हूँ कि ए बी बटा ए डी बराबर हो गया बी सी बटा डी ई, और ये बराबर हो गया ए सी बटा ए ई के। याद है ना, दो ट्रायंगल अगर आपने समरूप कर दी तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो क्या हो जाता है? बराबर, है ना। अभी तक क्या किया वापस समझो। हमने शंकु लिया, उसमें छिन्नक अलग किया, नाम दिए सबको, फिर हमने देखा कि यार ये त्रिभुज और ये पूरी बड़ी त्रिभुज समरूप है, तो उसको लिखा। समरूप हो जाने के बाद जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, वो बात लिख दी। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ कि ए बी कितना है। जो पूछ रहा हूँ वो बताते जाना। ए बी कितना है? आकृति में देखो और ए बी की लेंथ बताओ मुझे, बताओ शाबाश। ए बी कितना है? एच माइनस एच है। कहाँ से देखा? ये रहा, ए बी यही तो हुआ, समझे। ए डी कितना है बताओ शाबाश। ए डी कितना है? ए डी पूरा ए डी ये कितना है बताओ? पूरा ए डी कितना है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है? कैपिटल एच है। नहीं समझे? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बताई तो थी। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको और इसको जोड़ लो। तो जोड़ोगे तो एच से एच कटेगा, कैपिटल एच बचेगा। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो हो गया कैपिटल एच बराबर। बी सी कितना है? बी सी आपका आर टू बटे में डी ई कितना है? डी ई है आपका आर वन, है ना। ए सी कितना है? ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी है इतना, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, है ना। ए ई कितना है? ए ई तो पूरा हो गया, पूरा कितना है? कैपिटल एल, समझे। मैंने सिर्फ वैल्यू रख दी। अब ये जो आपका रिलेशन बना है ना, इस रिलेशन की मदद से आप तीनों फॉर्मूले निकाल पाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे वाले स्टेप बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक को हाईलाइट कर देते हैं एक बारी, इसको मिटा देता हूँ और छिन्नक को हाईलाइट कर देता हूँ। छिन्नक होगा हमारा ये वाला, है ना। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये बात है। इसको भी अब रंग देते हैं कुछ इस तरीके से। इसका आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसके चारों तरफ का एरिया, है ना। अच्छा, छिन्नक का चारों तरफ का एरिया कैसे निकाल सकते हो? आप एक काम कर सकते हो, इस पूरे बड़े शंकु के क्षेत्रफल में से, इस पूरे बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आप क्या करो, छोटे शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको माइनस कर दो। नहीं समझे? बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जो छोटा शंकु है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को माइनस कर दो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। थोड़ा विजुलाइज करो। बड़ा शंकु है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आपने जो छोटा सा शंकु है ऊपर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर दिया, है ना। आप ऐसे समझो, खोखला खोखला शंकु है आपके पास, ऐसे समझो खोखला है आपके पास, खोखला शंकु। जैसे कैप नहीं होते, बर्थडे कैप होती है ऐसी ऐसी, तो वैसी कैप है ना। आपको छिन्नक का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय सिर्फ चारों तरफ का। कैसे निकाल सकते हो? पूरे बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, उसमें से जो छोटा शंकु है कैप के ऊपर जो छोटा सा लग रहा है थोड़ा सा, उसको मैंने हटा दिया, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। विजुलाइज कर पाए थोड़ा सा? वैसे इसमें करेंगे, समझे ना। पूरे बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जो छोटा शंकु है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो मुझे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस बात को लिख देते हैं, कहेंगे छिन्नक का
छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? समझ में आ गई? थोड़ा सा इसको मैं साइड में लिख लूँ, जगह बन जाए तो। हाँ, ये ठीक है। बात समझे? अच्छा जी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है? पाई आर एल। पाई उसकी त्रिज्या और उसकी त्रिक ऊंचाई, इनकी मल्टीप्लाई करके फिर आपको उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। ये बात है ना? तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई। अब बड़े शंकु की त्रिज्या क्या है? R1, है ना? और बड़े शंकु की त्रिक ऊंचाई क्या है? बड़े शंकु की त्रिक ऊंचाई पूछ रहा हूँ, बड़ा शंकु हो गई ये, इसकी त्रिक ऊंचाई क्या मानी थी? कैपिटल एल। समझे? माइनस छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल, वापिस यही होगा पाई। अब इसकी त्रिज्या क्या है छोटे शंकु की? R2। समझे? इसकी त्रिक ऊंचाई क्या है? इसकी त्रिक ऊंचाई क्या है? बताओ शाबाश, इसकी त्रिक ऊंचाई क्या है? वीडियो पॉज करो, सोचो, इसकी त्रिक ऊंचाई क्या है? छोटे शंकु की त्रिक ऊंचाई क्या है? ये है, यही तो है। समझे? पाई इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिक ऊंचाई, पाई इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिक ऊंचाई। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि एल माइनस एल कैसे आ गया। अरे एल माइनस एल तो इसकी त्रिक ऊंचाई हुई ना, इसकी त्रिक ऊंचाई तो ये हुई। तो ये कितनी है? एल माइनस एल है, इसलिए मैंने एल माइनस एल लिखा। समझे? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा पाई आर वन एल माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर लो पाई आर टू कैपिटल एल माइनस पाई आर टू की माइनस एल से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पाई आर टू एल। समझे? अच्छा, अब देखिए, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है पाई कैपिटल एल, यहाँ पे बच गया आपका आर वन माइनस आर, एक मिनट मैंने मल्टीप्लाई गलत की, आर टू है यहाँ पे भैया, ध्यान से समझिए, पाई आर टू की अपने ऐसे पाई आर टू एल होगा, आर टू ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पाई आर टू एल है। समझे? अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताऊंगा, बिल्कुल अपने कान ऐसे खोल लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या निकालना है? इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान से देखिए, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी जो डायमेंशंस हैं, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, ये जो बी है, डी है, ई है, सी है और ए है, इनको मिटा देता हूँ। ये जो हमने ए बी सी ए डी ई नाम नहीं दिए थे, इनको हमने मिटा दिया, खामखा कंफ्यूज कर रहे थे। समझे? अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, देखो। बताओ मुझे कि जो छिन्नक है आपका, उसके अंदर जो इसका आर वन है, आर टू है, एल है, एच है, ये सारे स्मॉल है ना? यानी छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, उसके अंदर जो लेटर्स होंगे वो सारे स्मॉल होने चाहिए, स्मॉल एल, स्मॉल एच, आर वन, आर टू, स्मॉल स्मॉल होने चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि छिन्नक का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो। छिन्नक का अगर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा उसके अंदर सारे लेटर क्या होंगे? स्मॉल होंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम जब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आर वन तो छोटा है, आर टू छोटा है, एल छोटा है, लेकिन ये एल बड़ा है। समझ पा रहे हैं? ये एल आपका क्या है? बड़ा है। लेकिन हमने यहाँ पे आकृति में क्या देखा कि बड़ा लेटर तो कोई है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर ये जो बड़ा एल है, इसको यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा करेंगे वो समझो, अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि लो जी छोटा नहीं। आपको कोई ना कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इस कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। समझे? स्मॉल एल की वैल्यू क्यों नहीं निकाली? स्मॉल आर टू की वैल्यू क्यों नहीं निकाली? क्यों नहीं निकाली? क्योंकि भैया जो छिन्नक है उसके अंदर जितने भी लेटर हैं वो सारे स्मॉल हैं। तो छिन्नक का जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर सारे के सारे स्मॉल लेटर होने चाहिए, लेकिन सारे तो स्मॉल हैं, लेकिन ये बड़ा है। तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। बस समझ गए? अब इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे? इसकी वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ये इन दोनों को सोल्व करके। समझे? तो ये इक्वेशन बनाई थी, इसमें सारे बराबर है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर दूँ, लास्ट वाले दो को, तो यहाँ से मुझे कैपिटल एल की वैल्यू मिल जाएगी। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि इन दोनों को ही सोल्व क्यों किया, इन दोनों को सोल्व क्यों नहीं किया? तो इन दोनों को सोल्व करते तब भी आपकी एल की वैल्यू आती, कैपिटल एल की वैल्यू आती। लेकिन जब कैपिटल एल की वैल्यू आती ना, तो उसके अंदर कैपिटल एच होता, लेकिन हमें कैपिटल एच नहीं चाहिए। छिन्नक में कहीं है क्या कैपिटल एच? नहीं है ना, स्मॉल है सारे के सारे, इसलिए हम इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं। समझे? थोड़ा-सा मैं इसको वापस से बता देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पहुँच गए, बिल्कुल सही चल रहा था सब कुछ। लेकिन फिर हमने देखा यार छिन्नक के अंदर तो सारे के सारे स्मॉल लेटर हैं, तो जो हम सोल्व कर रहे हैं उसके अंदर तो ये बड़ा लेटर आ रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। ये दोनों बराबर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डब्बा बना लेता हूँ एक प्रकार से।
ध्यान से समझना, थोड़ा छोटा लिखूँगा मैं इसको, ठीक है? तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। R2 की L से मल्टीप्लाई करी, तो R2L आ गया, कैपिटल L आ गया, बराबर R1 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, R1 कैपिटल L हो गया, माइनस R1 की स्मॉल l से मल्टीप्लाई होगी, R1 स्मॉल l हो गया, समझे? तो एक काम करते हैं, इसको तो मैं ले आता हूँ इस तरफ, प्लस का हो जाएगा ना ये, और इसको ले जाता हूँ उस तरफ, समझे क्यों? क्योंकि बड़े L वाले को तो एक तरफ ले गया, छोटे L वाले को इस तरफ ले आया। तो ये हो गया अपना R1L प्लस का हो गया, और ये वहाँ चल जाएगा R1 कैपिटल L माइनस R2 कैपिटल L। बिल्कुल ध्यान लगाइए, अब ऐसा मत सोचिए कि छोड़ देते हैं, नहीं, अभी यहाँ तक देखा है तो पूरा ध्यान लगा के समझिएगा। हमने क्या किया, इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले आए, कैपिटल L को एक तरफ कर दिया, स्मॉल l को एक तरफ कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका R1L बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कैपिटल L कॉमन आ गया ना, इसकी अब आप वैल्यू निकाल पाएंगे ना, ऐसा हो गया। अब R1 माइनस R2 गुणा में भाग में ले जाओ, आपकी वैल्यू आ गई, समझे? ये किसकी वैल्यू आ गई? कैपिटल L की वैल्यू आ गई। इसको हाईलाइट कर दूँ मैं थोड़ा-सा, तो ध्यान में रहेगा आपके। ये रहा, कैपिटल L की वैल्यू आ गई, और देखो जब वैल्यू निकाल ली ना, इसके अंदर सारे के सारे लेटर स्मॉल हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर रखा था। इन दोनों को रखता ना, तो जो वैल्यू आती है उसके अंदर कैपिटल H आता, वो तो हमें चाहिए नहीं, समझे? अच्छा जी, अब कैपिटल L की वैल्यू आ गई है, अब इसके अंदर पुट कर देता हूँ, हो गया आपका आंसर, आ गया। L की वैल्यू कितनी है? ये है जी हमारी R1L बटे में R1 माइनस R2, यहाँ पे क्या है R1 माइनस R2 प्लस में पाई R2L, ये गया कट, आपका क्या बच गया? पाई R1L प्लस में पाई R2L, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? इनमें कॉमन आ गया पाई L, यहाँ पे क्या बच गया? R1 प्लस R2, ये आपका फॉर्मूला होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, पाई R1 प्लस R2L, या आप इसको ऐसे लिख लो, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, समझे? ऐसे करना था, समझ में आया? थोड़ा-सा तो आपको अलग लगा होगा, कोई बात नहीं, एक बार आप इसको वापस देख लो, और वापस देख के वापस कर लो। होता क्या है कि जब आप डेरिवेशन करते हैं तो एक बार में क्या होता है, ना समझ में आए, तो 2 बार देख लो, ठीक है? कर लेंगे, और बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब आप खुद निकालेंगे तो। अब ऐसा नहीं कि वीडियो देखते ही समझ में नहीं, अब आपने वीडियो देख ली, वीडियो पॉज़ करो, 1-2 बार निकाल लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? और इससे जो अब ये हमने क्या निकाला है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है ना, ये आ गया। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जब आयतन निकालेंगे, तो उसके अंदर भी यही चीज़ें यूज़ होंगी, तो वहाँ पे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, समझ गए? ये तो हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कैसे? देखो, अभी तो आपने क्या निकाला है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये हमारा छिन्नक था, है ना? इसके चारों तरफ का एरिया निकाला, जो कि ये आ गया, है ना? मैं कहता हूँ यार मुझे तो कुल निकालना है, कुल का मतलब इसके ऊपर का एरिया भी निकालना है, इसके नीचे का एरिया भी निकालना है, समझ पा रहे हैं? इसके चारों तरफ का तो निकालना ही निकालना है, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो क्या करेंगे, इसके चारों तरफ का जो एरिया आया है, उसमें ऊपर और नीचे इन दोनों का एरिया जोड़ देंगे। यानी अगर मुझे छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता, कुल निकालना होता, तो वो क्या होता? इसके चारों तरफ का एरिया वो कितना है? वो है ये पाई R1 प्लस R2 इंटू L, प्लस इसके ऊपर का एरिया, इसके नीचे का एरिया। ऊपर का एरिया क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ऊपर वाले का पाई R2 स्क्वायर होगा, नीचे वाले का पाई R1 स्क्वायर होगा। तो ये आपका हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, समझ गए? आसान था ये तो, है ना? तो 2 फ़ॉर्मूले हमने निकाल लिए, एक तो वक्र, एक कुल। वक्र निकालने में थोड़ा-सा टाइम लगा, कुल तो बहुत ही आसान था, ठीक है? ऐसे करना है। अब निकालते हैं आयतन। नोट कर लो पहले इसको, इसको मिटाऊँगा एक बारी, नोट करो शाबाश, ठीक है? आपने नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो मुझे क्या-क्या मिटाना पड़ेगा? सारी चीज़ें नहीं मिटानी मुझे, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मिटानी है, क्योंकि इसी से आपका आयतन निकलेगा। हुँ, ठीक है। अब निकालते हैं आयतन।
आयत यहाँ पे मिटा दूँ यार मैं, आयतन निकाल रहे हैं तो, है ना? अब निकालते हैं अपन आयतन, चलो। निकालें? देखो, अब मुझे क्या निकालना है? इस छिन्नक का आयतन निकालना है। तो छिन्नक का आयतन कैसे आएगा? अगर मैं इस पूरे बड़े शंकु के आयतन में से छोटे शंकु का आयतन माइनस कर दूँ, तो छिन्नक का आयतन मिल जाएगा, ना? तो इस बात को लिख देते हैं। छिन्नक का आयतन, ये बराबर होगा बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। ठीक है? अच्छा जी। शंकु के आयतन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h, है ना? तो इसका हो गया 1/3 पाई। इसकी त्रिज्या कितनी है बताओ? बड़े शंकु की त्रिज्या कितनी है? r1 है। r1 का स्क्वायर, इसकी ऊँचाई क्या है? बड़े शंकु की ऊँचाई, ये पूरी कितनी है? कैपिटल H है। चाहे यहाँ से देख लो, चाहे इन दोनों को जोड़ लो, तब भी आपको कैपिटल H मिलता। समझे? माइनस छोटे शंकु का आयतन, छोटा शंकु आपका ये हो गया, है ना? शंकु के आयतन का फ़ॉर्मूला वापिस से 1/3 पाई उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, उसकी ऊँचाई। ये बात है ना? 1/3 पाई। इसकी त्रिज्या कितनी है? छोटे शंकु की त्रिज्या ये है आपकी r2, कितनी है? r2, और इसकी ऊँचाई क्या है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। समझे? ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर लें। ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई r1 का स्क्वायर कैपिटल H माइनस 1/3 पाई r2h। भैया 1/3 पाई r2 की इससे भी मल्टीप्लाई करनी है, 1/3 पाई r2 की इससे भी मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 1/3 पाई r2 स्मॉल h। जैसे पिछली बार किया था वैसे ही अब की बार करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अच्छा, इनमें और इसमें कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? 1/3 पाई h कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया? क्या बच गया बताओ शाबाश? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बचेगा। मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर होता है ना? इसकी त्रिज्या तो r2 थी, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये स्क्वायर हो गया, मैंने लिखना भूल गया। समझ में आ गई? शंकु के आयतन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना? मैंने 1/3 पाई r2 लिख दिया, इस 2 को मैं स्क्वायर समझ गया था। r2 का भी तो स्क्वायर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। बात क्लियर है? अच्छा जी, तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे क्या बच गया आपका? प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। समझ में आ गई? मैंने क्या किया? इसमें और इसमें से कॉमन ले लिया, जो कि ये आ गया, और ये इसके अंदर बच गया। अब यहाँ पे आप देखिए, छिन्नक का आप आयतन निकाल रहे हैं ना? अब छिन्नक के आयतन में जो फ़ॉर्मूला बनेगा, उसके अंदर स्मॉल r, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल l, स्मॉल h, सारे के सारे लेटर जो होंगे स्मॉल होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम छिन्नक का जब आयतन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे तो कैपिटल H भी है। यहाँ पे क्या है? कैपिटल H भी है। लेकिन कैपिटल H तो हमें चाहिए नहीं ना। हमें तो जितने लेटर चाहिए सारे के सारे क्या होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कैपिटल H को बदलना पड़ेगा। जैसे पिछली बार कैपिटल L को बदला था ना, वैसे यहाँ पे एक की बार कैपिटल H को बदलना पड़ेगा। इस कैपिटल H को बदलोगे कैसे? वो समझो। इसके लिए आप क्या काम करोगे? इन दोनों को बराबर रख के सोल्व करोगे। अब इन्हीं दोनों को क्यों बराबर रखा? इन दोनों को बराबर क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर आप इन दोनों को बराबर रखते, तो फिर वहाँ पे कैपिटल L आ जाता। लेकिन छिन्नक में तो सिर्फ़ आपको स्मॉल लेटर चाहिए। इसलिए आप इन दोनों को सोल्व कर रहे हो। ठीक है? तो मैं डब्बा सा बना लूँ एक बार वापस से। ठीक है? इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। r1 की कैपिटल H से मल्टीप्लाई हो जाएगी, r1 कैपिटल H माइनस r1 की स्मॉल h से मल्टीप्लाई हो जाएगी, r1 स्मॉल h बराबर r2 की h से मल्टीप्लाई हो जाएगी, r2h। तो बड़े वाला जो h है उसको एक तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो हो जाएगा r1 कैपिटल H माइनस r2 कैपिटल H बराबर r1 स्मॉल h। इन दोनों में से h कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया r1 माइनस r2, यहाँ पे क्या है? r1h। तो r1 माइनस r2 गुणा में है, भाग में ले जाओ, h बराबर हो गया r1h बाय में r1 माइनस r2। समझे? जैसे पिछली बार किया सेम स्टेप, सेम के सेम, कुछ भी अलग नहीं। h की वैल्यू आ गई ना, इसके अंदर पुट कर दो बस। 1/3 पाई, ये हो गया आपका r1h बाय में r1 माइनस r2 इंटू में क्या है? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर प्लस में 1/3 पाई r2 स्क्वायर h, है ना? तो इतना नोट कर लो पहले एक बारी, थोड़ा-सा नीचे चलाएँगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखो r1 माइनस r2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, a प्लस b a माइनस b लिख सकता हूँ।
इसको लिख दूंगा 1/3 पाई R1H बाय में R1 माइनस R2, यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस में क्या है, प्लस में है 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल आउट, ये बच गया। तो एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये कट गया ना, कटने के बाद ये बच गया भाग, ये बच गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 1/3 पाई H कॉमन आ गया, है ना। यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे बच गया आपका R1 ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस में यहाँ पे क्या बच गया R2 का स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। ये तो खत्म ही हो गया था ना, तो ये जो भाग बच गया था इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे बच गया था ये और यहाँ पे बच गया था आपका ये, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, 1/3 पाई H कॉमन ले लिया, क्या बच गया R1 प्लस R2, ठीक है, और R2 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया ना, समझ गए। ये से ये तो कट गया था, ये और ये बच गए थे, इनमें से मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये भी छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला है, ऐसे मत समझो कि ये आयतन का फॉर्मूला नहीं, ये भी है, लेकिन हम जब फॉर्मूला बनाते हैं ना तो उसको हम ऐसा बनाते हैं कि ताकि वो याद रह सके, इसलिए और भी ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा इसको ना, कुछ ऐसा बना दें कि ताकि याद रह सके। R1 की R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 स्क्वायर, R1 की R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, ये बात है ना, ऐसा ही से तो फॉर्मूला था बस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 पाई H, ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, सिंपल, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे करना था, जैसे पिछला पार्ट था जिसमें हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, वैसा ही आयतन है, कुछ भी अलग नहीं है, सारा का सारा काम नाम देने का है, नाम दो और ट्रायंगल को सिमिलर दिखा करके ये लिख दो, इसके बाद अपना अपना में आ जाएगा। पहले तो हमने क्या किया, पहले तो हमने इन दोनों को बराबर रखा था जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, है ना, रट्टा नहीं मारना कि इन दोनों को क्यों बराबर रखा था, पता है ना आपको, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इन दोनों को बराबर रख के आयतन निकाल लिया, ऐसे करना है, समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और करानी रह गई, उसको भी करा देते हैं। क्या रह गया कि भैया एल का फॉर्मूला कैसे आया, वो देख लो एक बारी बस। तो देखो, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की जब हम तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो ये शंकु है, ये आपका छिन्नक बना दिया आपने, है ना। ये हो गया आपका R1 R2 था, सॉरी, ये हो गया आपका R1, और इसको भी R1 बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, किसी ने बोल सकते हैं, मैंने तो जानबूझ के नहीं बोला। ये हो गई इस छिन्नक की ऊंचाई, ठीक है, और ये हो गई इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यही चीज़ थी। आपने निकालना है एल, कैसे निकालेंगे वो समझो। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इससे मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्यों ड्रॉ कर दिया, ताकि एक ट्रायंगल बन जाए। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समझ पा रहे हैं। ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, पेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ ए बी सी, तो मैं कह दूंगा ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना, ए सी कितना आपका, ए सी है आपका एल, जो हो गया एल स्क्वायर बराबर ए बी कितना आपका, ए बी मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। अब ये लेंथ किसके बराबर होगी, इस हाइट के तो बराबर होगी, समझे ना। ये और ये दोनों बराबर होंगे लेंथ में, ये एच है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ध्यान से समझो क्यों होगा ये भी समझो। आपने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 का एंगल हो गया, है ना, ये 90 का होता ही है। अच्छा जी, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो गई, ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई।
ये दोनों साइड्स भी पैरेलल होती हैं, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या भी पैरेलल होती हैं, है ना? तो जब आमने-सामने की साइड्स पैरेलल हो जाती हैं, तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की खास बात होती है कि इसके आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपका क्या होगा, ये भी आपका एच बन जाएगा। इतना डीपली समझने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे आपको आकृति में दिख रहा था ना, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। तो ये भी आपका क्या बन गया, एच बन गया। तो ए बी को लिख सकता हूँ मैं एच स्क्वायर प्लस बी सी। अब मुझे बताओ कि बी सी को क्या लिख सकते हो? सोचो पहले बी सी को क्या लिख सकते हैं? इस बी सी को क्या लिख सकते हो? बताओ, बताएँ? आप इस बी सी को क्या लिख सकते हो? अगर आप इस पूरे इसको मैं नाम दूँ क्या? डीसी डी नाम दीजिए चलो। इस पूरे डीसी में से इस पूरे डीसी में से अगर आप इस डीबी को माइनस कर दें, या फिर आप ऐसे कह लो, उम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है? R1। अगर आप इस R1 में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है? R2। R2 है ना? समझ पा रहे हैं? अगर आप इस R1 में से इस R2 की लेंथ को माइनस कर दें, तो आपको BC मिल जाएगा। यानी मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूँ? R1 माइनस R2 और इसका स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर। वापस समझ लो इस चीज़ को। आपको निकालना है यहाँ पे BC, ये छोटा-सा भाग। ये छोटा-सा भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग। तो ये कैसे निकलेगा? अगर मैं इस पूरे में से, ये पूरा कितना है? R1 है। इस पूरे में से अगर मैं R2 को माइनस कर दूँ, ये R2 है ना? इस पूरे में से अगर मैं R2 को माइनस कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। समझ में आ गई मेरी बात? है ना? R1 में से अगर आप R2 को माइनस कर देंगे, तो आपको BC मिल जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये आपका L स्क्वायर हो गया। मुझे क्या निकालना है? L। L निकालना है तो अनरूट कर दो बस। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अनरूट करो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब कहीं-कहीं से स्क्वायर से रूट क्यों नहीं कटा? तो देखो यार, रूट के अंदर जब स्क्वायर कटता है, जब यहाँ पे प्लस का निशान ना हो। जैसे यहाँ पे प्लस का निशान ना होता, यहाँ पे माइनस का निशान ना होता, तो आप काट सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे प्लस माइनस का निशान है तो कटेगा नहीं। तो इसलिए ये आपके L की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? इसलिए जब आप छिन्नक की त्रिक ऊँचाई निकालते हो तो उसका फ़ॉर्मूला ये होता है। समझे? ऐसे हमने आज चारों फ़ॉर्मूलों का डेरिवेशन कर लिया। ठीक है? और जो 15 फ़ॉर्मूले आपको कराए थे, जैसे शंकु की ऊँचाई, बेलन का ऊँचाई नहीं थी, बेलन का वक्र पृष्ठ सर्कल पृष्ठ, जो 15 फ़ॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में दिए थे, और ये 3 फ़ॉर्मूले, टोटल मिला के 18 फ़ॉर्मूले हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। ठीक है ना? तो इनको थोड़ा-सा ध्यान रखिए, और ये जो पूरा चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका आज रात को टेस्ट लेंगे, रात 8 बजे। फिर आज रात 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू। इसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना? तैयारी का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्ज़ाम्पल को निकाल लीजिएगा। टाइम लगेगा, 4-5 घंटे लग जाएँगे, लेकिन करिएगा। मेहनत करेंगे तो फल भी आपको ही मिलेगा। है ना? थैंक यू।